3, 2, 1. ओके, आज हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट की प्रसिद्ध अधिवक्ता ज्योति जुंगलू जी, जो कि लाइक सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं और पीएचडी इन लॉ भी हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता है, इंडिया इंस्पिरेशनल वुमेन अवार्ड विजेता है और ये हमारे साथ अभी मौजूद है। ज्योति जुंगलू जी मैम। यस मैम। यस मैम, आप आइए और अपनी उपस्थिति से हम सबको गौरवान्वित कीजिए। Okay, thank you so much for your invitation and for your kind introduction. सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। जैसा कि मैम ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि मुझे हिंदी में ही बोलना है, सो मे भी मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं हो सकता, बट आई होप कि मुझे जो चीज बताना है मैं आप सभी को बता पाऊँ एंड जो चीज मुझे आप तक पहुंचाना है पहुंचा पाए। एंड वी आर सो लकी कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है आज, और जो टॉपिक में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर किसी को जानना चाहिए। तो आई विल ट्राई, क्योंकि आई हैव ओनली वेरी लिमिटेड टाइम, मुझे बहुत कम टाइम दिया गया है, तो मैं कोशिश करूंगी कि उसको कवर अप करने के लिए। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं ह्यूमन राइट्स, तो ह्यूमन राइट्स हम सभी जानते हैं ह्यूमन मीन्स इंसान, राइट? सो राइट्स मीन्स हम लोग का राइट्स, तो ये दो चीज से बना है ह्यूमन राइट्स, जो हम लोग का राइट्स है। तो राइट्स ऑफ एवरी ह्यूमन, मतलब ये हर किसी के लिए राइट्स है, इसीलिए ह्यूमन राइट्स बनाया गया है कि हर इंसान, जो इंसान जन्म हुआ है, वो भले जन्म से लेके उसके मृत्यु तक, मतलब उनका डेथ होने तक, वो उनका ही राइट्स है, उनको ही बिलोंग्स करता है। जो उसका जो फ्रीडम से, जो एक बेसिक राइट्स है, वही इंसान को बिलोंग करता है, उसका जन्म से लेके मृत्यु तक। आई होप कि मृत्यु में सही बोल रही हूँ, जो डेथ को बोलता है। आप लोग भी मुझे थोड़ा सा ऐसा कर दीजिए, मुझे लगे कि आप लोग को मेरा बात सुनाई दे रहा है और समझ में आ रहा है। तो हिंदी में शायद इसको मृत्यु बोलता है क्या? मृत्यु, मृत्यु, यस। तो जन्म से लेके आपका मृत्यु तक वो एक राइट्स जो होता है, ह्यूमन राइट्स, वो आपका ही होता है। वो जो एक बेसिक राइट्स होता है, जिसको इंसान को जन्म से ही मिला जाता है, और वो एक, उसको ये भी बोला जाता है कि वो एक इनहेरेंट राइट्स है, जो कि आपको आपका कास्ट से मतलब नहीं, आप कौन सा क्रीड से बिलोंग करते हो वो मतलब नहीं, आप क्या रिलीजियस से आप बिलोंग करते हैं वो मतलब नहीं है, आपका क्या सेक्स है, क्या नेशनलिटी है, वो मतलब नहीं है। जो हम लोग कहता है ना कि लाइक, मतलब हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करता है, या तो नेशनलिटी को लेके हम लोग कभी कभी क्वेश्चन राइज करता है, लेकिन जो ह्यूमन राइट्स है उसको इससे कुछ मतलब नहीं है। वो ह्यूमन राइट्स हर किसी के लिए, ना वो किसी को भेदभाव करते, ना किसी को वो ऊपर सोचते नीचे सोचते, वो हर इंसान के लिए जो इंसान जन्म हुआ है दुनिया में। तो ये राइट्स इनहेरेंट राइट्स है जो हर इंसान को मिला जाता है। तो ह्यूमन राइट्स के अंदर में भी बहुत सारा डेफिनेशंस है। प्लीज जिसने स्पीकर ऑन किया म्यूट कर लीजिए, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। एंड डेफिनेशन है, बहुत सारा लोगों ने ह्यूमन राइट्स के ऊपर में डेफिनेशन दिया है, सबका सोच अलग होता है, सबका डेफिनेशन अलग अलग है। तो मैं अभी एक इंसान का डेफिनेशन आपको बताऊंगी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डी डी बासु। डॉक्टर डी डी बासु ने ये बोला है कि ह्यूमन राइट्स आर दोज मिनिमम राइट्स which every individual must have against the state or any other public authority by virtue of his being a member of human family irrespective of any consideration। मतलब ये बोलते हैं कि ह्यूमन राइट्स जो है वो एक मिनिमम जो राइट्स है वो हर इंडिविजुअल्स को मिलता है अगेंस्ट द स्टेट, जिसको हर जो पब्लिक अथॉरिटी है उसका अगेंस्ट में एक छोटा सा जो राइट्स मिलता है वो ह्यूमन राइट्स का है। अगर वो इंसान, वो ह्यूमन जो है एक इंसान में जन्म हुआ, तो वो राइट्स उसी का है। वो अगेंस्ट द स्टेट जाके भी वो राइट्स उसका है, जिसको कोई नहीं छीन सकता है। इसमें किसी भी चीज का कंसिडरेशन करना जरूरी नहीं है। अगर वो एक ह्यूमन नेचर में एक फैमिली में जन्म हुआ है, कोई इंसान का फैमिली में जन्म हुआ है, तो उसको वो राइट्स मिलता है जो स्टेट का अगेंस्ट भी जा सकता है, वो राइट्स उसी का है।
ये बोलता है, जो डॉक्टर डी बासु का एक्सप्लेनेशन में ये कहता है। And according to section 2D of the Protections of Human Rights Act 1993, उसमें ये बोलता है, वो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट जो लाया गया है स्पेशली हम लोगों के लिए ही लाया गया है, हमारे राइट्स के लिए ही लाया गया है। तो उसमें ये वो राइट्स में वो ह्यूमन राइट्स उसका अंदर ये बोलता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लोज डी ऑफ प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, उसमें ये कहता है कि जो भी राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, किसी भी इंसान का लाइफ से या किसी भी लिबर्टी से, किसी भी चीज इक्वालिटी राइट से या तो डिग्निटी है, ये जो इंडिविजुअल्स को गारंटी देता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी जानता होगा, आप सभी जानता होगा कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर में दिया जाता है और इम्पोर्टेड इन द इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स इन इंडिया, और इसे हर इंडियन कोर्ट में इन्फोर्स करना चाहिए वो ह्यूमन राइट्स को देखते हुए। वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है स्पेशली फॉर ह्यूमन राइट्स। जैसा हम लोग बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, फ्रीडम ऑफ एक्सेस, सो जो राइट्स मिलता है, जो जैसा हम लोग बोला है कि फ्रीडम्स ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ राइट्स ऑफ रिलीजियस, सो ये सब चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में है, जो कि एवरी ह्यूमन राइट्स का राइट्स है, जिसको हर ह्यूमन राइट्स जो इसको मतलब ले सकता है, यूज कर सकता है। तो ये राइट्स को भी ध्यान देना चाहिए एवरी कोर्ट्स को, इसीलिए प्रोटेक्शन राइट्स बनाया गया है। एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन राइट्स क्यों जरूरी है? हम लोग हमेशा ह्यूमन राइट्स बोलता है, बट ह्यूमन राइट्स क्यों जरूरी है? ह्यूमन राइट्स इसीलिए जरूरी है किसी का ह्यूमन डिग्निटी को या किसी का फ्रीडम, ह्यूमन का फ्रीडम को बचाने के लिए और ओवरऑल डेवलप करने के लिए ह्यूमन राइट्स जरूरी है। किसी का इंडिविजुअल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए ह्यूमन राइट्स का जरूरत होता है, और किसी का सेल्फ रेस्पेक्ट जो डेवलप होता है, ह्यूमन बीइंग्स का जो सेल्फ रेस्पेक्ट जो डेवलप होता है, ये ह्यूमन राइट्स के थ्रू से ही डेवलप होता है। हम लोग का जो भी सेल्फ रेस्पेक्ट होता है उसे और अच्छा करता है। And promote harmony, understanding and appreciations of diversity, जो प्रमोट करता है। ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ह्यूमन राइट्स जो है वो हमें मतलब एक प्रमोट कराता है, एक जो ऑल द मतलब हर किसी को समझने के लिए जो डाइवर्सिटी होता है, एक दूसरे को समझ सकने के लिए उसमें हम लोग को प्रमोट करता है। एक अंडरस्टैंडिंग लेवल लाने में हम लोग को ये जरूरत होता है और ये हमें प्रमोट करता है। एंड हर जितना भी लोग है उसको प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट्स जो है, मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी, जो वो इंसान कोई भी कास्ट से हो, कोई भी सेक्स हो, कोई भी रिलीजियस हो, कोई भी नेशनलिटी हो, ये हर किसी को बेनिफिट्स देता है। इसलिए ह्यूमन राइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो हर किसी के लिए होता है और एक अच्छा इंसान बनाने के लिए भी होता है। एंड ये एक प्रोटेक्ट करता है आपका डेमोक्रेसी को, जो ह्यूमन राइट्स है इसीलिए वो जरूरत है, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करता है, जो आपका डेमोक्रेसी को वो प्रोटेक्ट करता है और जस्टिस को बढ़ावा देता है जो ह्यूमन राइट्स है। इसलिए वो उसका ऑब्जेक्टिव, इसलिए उसको जरूरत है क्योंकि वो जस्टिस को बढ़ावा देता है और प्रमोट करता है, फ्रेंडशिप बढ़ाता है दो लोगों के बीच में और डिफरेंट कंट्री के बीच में। वो मतलब दो इंसान का फ्रेंडशिप को बढ़ाता है वो ह्यूमन राइट्स ने। एंड दो लोगों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाता है, एक अंडरस्टैंडिंग बनाता है, और दो विदेशों के बीच में जो देश होता है, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कंट्री के लोगों के बीच में वो एक मतलब एक जरूरत है ह्यूमन राइट्स। वो बहुत अच्छा रोल करता है, इसलिए ह्यूमन राइट्स इसलिए जरूरत है। उसके बाद में सोर्सेस ऑफ ह्यूमन राइट्स, बेसिकली ये कहाँ से आया है ह्यूमन राइट्स?
ऐसा तो नहीं आ गया होगा ह्यूमन राइट्स जो भी प्रोटेक्शन आया है, जो भी एक्ट आया है, ऐसा ही नहीं आ गया होगा, कहीं से तो आया होगा। तो ये ह्यूमन राइट्स जो है आया है यूडीएचआर। यूडीएचआर मीन्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो ये आइडिया कंसीव हुआ था 1942 को एंड अडॉप्टेड इन 1948, जिसको अडॉप्ट किया गया था 1948। फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लेवल में हुआ था, यूनिवर्सल लेवल में, जब आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, जब उनको लगा कि ह्यूमन राइट्स मतलब लोगों के पास में कुछ अधिकार होना चाहिए, लोगों के पास में कुछ फ्रीडम होना चाहिए, वो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में फील हुआ कि ये चीज होना जरूरी है, कि हर किसी का अपना एक अधिकार होना चाहिए और हर किसी का एक अपना फ्रीडम होना चाहिए। तब जाके ये सोर्स आया कि ये होना चाहिए आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। एंड जुडिशियल डिसीजंस, सोर्सेस, ये सोर्सेस ऑफ ह्यूमन राइट्स है जो जुडिशियल डिसीजन से भी आता है। जैसे कि बहुत डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट होता है, जहां पे बहुत डिफरेंट डिसीजंस होता है ह्यूमन राइट्स के ऊपर में। तो वहां का जो ह्यूमन राइट्स का जो डिसीजन है, वो डिसीजन से ही जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर में डिसीजन दिया जाता है, उससे ही सोर्सेस आता है। तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑन ह्यूमन राइट्स, कोई भी इंटरनेशनल कोर्ट्स जब ह्यूमन राइट्स के ऊपर में कुछ भी डिसीजंस लेता है, वो डिसीजन एक सोर्स बन जाता है हमारा इंडिया के लिए भी। हम भी ह्यूमन राइट्स के लिए, अगर व्हेन द केसेस आर रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, अगर कोई भी केस किसी का ह्यूमन राइट्स को खराब कर देता है, कोई भी राइट्स को मतलब किसी का भी राइट्स को आप छीन लेता है, किसी का राइट्स को भी आप खराब कर देता है, तो जब ऐसा केसेस आता है तो वो जो इंटरनेशनल कोर्ट्स होता है जहाँ पे बहुत सारा ह्यूमन राइट्स का रिलेटेड में केसेस होता है, उससे भी हमें सोर्स मिलता है। उसको भी जानते हुए हम एक डिसीजन मेकिंग करता है, एक डिसीजन लेता है। तो ये सब एक सोर्सेस है इंडिया के लिए जो ह्यूमन राइट्स का ऊपर में है। बेसिकली ये कहाँ से आया है, हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट से ही बहुत सारा चीज लिया है। एंड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ही ये चीज हुआ है, अडॉप्टेड किया है कि हर इंसान के पास में अधिकार होना चाहिए अपना, और एक फंडामेंटल फ्रीडम होना चाहिए। इसलिए एक हर किसी को एक राइट्स मिलना चाहिए। इसीलिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बना है हर किसी के लिए कि हर किसी का राइट्स को डिप्राइव ना किया जाए, कोई भी, वेदर इट इज स्टेट और वेदर इट इज कोर्ट और एनी वन, कि किसी का राइट्स को डिप्राइव नहीं कर सके। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स बनाया गया है हम जैसों के लिए, हम जैसे इंसानों के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। एंड काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, जैसे कि बेसिकली कितने तरीके के होते हैं ह्यूमन राइट्स। तो हम सबसे पहले तो आता है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। शायद आप इसको सुन के समझ भी गया होगा कि सिविल राइट्स के अंदर में क्या आएगा एंड पॉलिटिकल राइट्स के अंदर में क्या आएगा। तो सिविल राइट्स इज बेसिकली आप मतलब जो जीने का अधिकार, जैसे राइट टू लाइफ होता है, तो सिविल राइट्स के अंदर में ये आता है कि जीने का अधिकार और राइट टू लाइफ एंड और राइट टू सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी का अधिकार, हर किसी को सिक्योरिटी मिलना चाहिए, मतलब उनका राइट्स है वो। एंड फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, बचने का अधिकार, किसी को कोई भी टॉर्चर करके रखता हो तो उसको वो टॉर्चर नहीं होके रहना चाहिए, उसको वो फ्रीडम मिलना चाहिए, उसका वो अपना राइट्स है, तो इसीलिए दिया गया है। और जैसे कि फ्रीडम ऑफ थॉट्स, आपको सोच सकने का वो फ्रीडम देता है, जो सिविल ह्यूमन राइट्स का अंदर में आता है, जो आपको एक फ्रीडम दिया है कि आप जो भी सोच सकता है, ह्यूमन जो भी सोच के कर सकता है, कोई किसी का सोच को नहीं ले सकता है। एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप कोई भी रिलीजन को चूज कर सकता है, आपको कोई भी मतलब आपको नहीं रोक सकता है कोई भी चीज को चूज करने से, कोई भी रिलीजियस को चूज करने के लिए और कन्वर्ट करने के लिए
कोई आपको नहीं रोक सकता है। वो आपका राइट से, आपको करना है तो वो आप कर सकता है, वो आपका राइट से, किसी के पास में वो चीज नहीं है कि उसको आपसे छीनेगा। एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप एक जगह से आराम से एक जगह जा सकते हैं, जो आपको कोई नहीं रुक सकते है, कहीं भी आप जा सकते हैं अगर आप जाना चाहते हैं तो ये सब सिविल राइट्स का अंदर में आता है। एंड नाउ पॉलिटिकल राइट्स। सो पॉलिटिकल राइट्स, आप सभी जान ही गया होगा कि पॉलिटिकल राइट्स सुन के समझ गया होगा कि व्हाट इज पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स इज राइट टू वोट, जो कि आप सभी देता है, जो हर नागरिक का राइट्स होता है वोट्स देने का, किसी को भी वो उसे कोई नहीं रोक सकता है वोट नहीं देने से। इसलिए राइट टू वोट इसलिए दिया गया है, वो पॉलिटिकल राइट्स का अंदर आते हैं। एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, हर किसी का राइट से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। तो ये चीज आता है पॉलिटिकल राइट्स का अंदर में। एंड ऑल्सो इसको मतलब ये बोला जाता है कि ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव राइट्स। इसे एक पॉजिटिव राइट्स इसलिए भी बोला जाता है कि हम स्टेट को मांग सकता है, हम स्टेट को बोल सकता है कि हमें एक अच्छा रहने का जगह दो। स्टेट को हम मांग सकता है कि एक मुझे हमें क्लोथ्स दो, हमें एक अच्छा लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड्स दो, मतलब हर किसी को राइट्स ऑफ एजुकेशन दो। हम ये एक चीज, इसे पॉजिटिव इसलिए माना जाता है कि आप स्टेट को मांग सकता है कि राइट टू एजुकेशन हर किसी को मिलना चाहिए, एंड राइट टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ हर किसी का पास होना चाहिए, और राइट टू सोशल सिक्योरिटी हर किसी को मिलना चाहिए। इसलिए हम इसे पॉजिटिव मानता है काइंड ऑफ, कि आप स्टेट से बोल सकते हैं कि हर मतलब इसीलिए तो बीपीएल ये सब बना हुआ है, क्योंकि हर कोई को राइट टू एजुकेशन मिलना चाहिए, उसे एजुकेशन से डिप्राइव नहीं करना चाहिए, हर किसी को एक अच्छा रहे कपड़ा पहनने को मिलना चाहिए। तो इसीलिए इसे हमें एक पॉजिटिव चीज भी इसलिए बोला गया है कि ह्यूमन राइट्स जो हमारे लिए एक पॉजिटिव भी है। एंड उसके बाद में हम लोग का आता है कि नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ये जो है हमारा जो ये जो चीज है, इसे आप ऐसे बोल सकता है रोटी कपड़ा मकान। अगर आप इसको सिंपल वर्ड में बोले जैसे कि इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, तो इसे हम एक सिंपल वर्ड में बोला जाए तो रोटी कपड़ा एंड मकान ना, मीन्स कि हर किसी के पास में राइट्स होना चाहिए टू मतलब खाना खाने का, और हर किसी के पास में कपड़ा पहनने का। इसलिए इसे बोला जाता है कि मतलब ये एक सभी के लिए एक बेनिफिट राइट्स है, और हर किसी को वो राइट्स मिलना चाहिए, इसलिए उसे इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स कहा जाता है। और ये जो है, ये राइट्स जो है सोशल इक्वालिटी है, एंड दिस आर स्लोली एक्सेप्टेड। मतलब उस राइट्स आर बेस्ड ऑन सोशल इक्वालिटी, वो एक सोशल इक्वालिटी को ऊपर में राइट्स दिया गया है, और ये स्लोली स्लोली एक्सेप्टेड भी हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट इज कलेक्टिव राइट्स। सो कलेक्टिव राइट्स है, कलेक्टिव राइट्स जो ऐसा एक राइट्स है जो कि एक इंडिविजुअल्स का राइट्स नहीं है। कलेक्टिव राइट्स जो है एक ग्रुप का राइट्स होता है, जैसे कि इट इज रिलेटेड टू, मतलब ये राइट्स रिलेट करता है एक कम्युनिटी को, एक ग्रुप ऑफ पीपल को। और मतलब ये ऐसा बोला जाता है कि ये जो कलेक्टिव राइट्स है ना, ये सभी के लिए राइट्स है। मतलब लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि राइट टू डेवलपमेंट, जैसे आप अच्छा रोड बनाता है ना, वो राइट्स सभी के लिए है, वो एक इंसान के लिए नहीं है, सभी के लिए है। सब लोग वो रोड को यूज करता है, तो वो एक सभी बेनिफिट की, सभी इंसान का बेनिफिट्स के लिए है, एंड फॉर द सोसाइटी के लिए है। तो इसलिए कलेक्टिव राइट्स को माना जाता है कि ये राइट्स जो एक सोसाइटी से रिलेट है, और ये एक ग्रुप ऑफ पीपल से रिलेट है। जैसे आप रोड बनाता है वो हर किसी के लिए है, एंड जैसे कि फॉर एग्जांपल राइट ऑफ सेल्फ इन्वायरमेंट जो होता है कि मतलब लाइक एक अच्छा इन्वायरमेंट जो कि वो एक इंडिविजुअल का बेनिफिट नहीं है, वो बेनिफिट हर किसी के लिए है। राइट टू पीस जो कि हर किसी के लिए राइट्स होता है, और जो राइट टू डेवलपमेंट है वो हर किसी के लिए, मतलब वो इंडिविजुअल के लिए नहीं है, वो हर किसी को देता है। तो इसीलिए वो कहा जाता है कि ये राइट जो रिलेट है
for the society, for the group of people, for the community, क्योंकि वो हर किसी का राइट्स के लिए बना गया है कलेक्टिव राइट्स। तो बहुत बार ऐसा होता है जैसे कि आपका एक घर है, घर का सामने से एक आपका घर का सामने में एक किसी ने घर बनाया हुआ है, उसका वहां से आपको घर में जाना है, आपके पास जैसे कि राइट टू वे बोलते हैं, आपके पास जाने का रास्ता नहीं है, वही एक रास्ता है जहां से आप घर का अंदर घुस सकता है। तो राइट टू वे में इसलिए बोलता है कि राइट टू वे आपको वो रास्ता देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपका राइट्स है, आपका पास कहीं और से चलने का जगह नहीं है, वही रास्ता से आप चल सकता है, आपका घर उसका पीछे में है, तो वो आपको राइट्स मिलता है कि आपको जाने का रास्ता देना चाहिए, राइट टू वे। तो कुछ चीज ऐसा होता है कि आपका एक बेनिफिट्स, आपका पर्सनल बेनिफिट्स नहीं बट ओवरऑल बेनिफिट्स, तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव राइट्स। तो हमारा राइट्स बहुत सारा है, ह्यूमन राइट्स बहुत सारा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ह्यूमन राइट्स आपको मिल गया तो यू कैन डू एवरीथिंग और आपसे नो वन कैन टेक दैट राइट्स फ्रॉम यू, लेकिन आप पे एक रेस्ट्रिक्शन है, कुछ सर्कमस्टेंसेस में रेस्ट्रिक्शन होता है। हम लोग को राइट्स मिल गया कि हम लोग हर चीज कर देगा, ये भी नहीं होता है, कुछ चीज होता है जो आपको रेस्ट्रिक्ट करता है। मतलब बेसिकली देयर आर सम सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करता है, जो कि लॉ से, फॉर एग्जांपल हम लोग को लॉ कुछ चीज में हम लोग को रेस्ट्रिक्ट करता है। लेट्स से कि हमने किसी के बारे में सोशल मीडिया में बहुत कुछ लिख दिया हो, या तो किसी का पर्सनल वीडियो को हम लोग ने अपलोड कर दिया हो, जिसको हम लोग बोलते हैं कि दिस इज माय पर्सनल राइट्स, क्योंकि ये मैंने अपना मोबाइल से अपलोड किया है या तो मैंने अपना फेसबुक से अपलोड किया है, ये मेरा राइट्स है, ये ह्यूमन राइट्स है, वो नहीं बोल सकता है, इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है। तो कुछ चीजों में रेस्ट्रिक्शन होते हैं लॉ का मुताबिक से, कि लॉ वो एक रेस्ट्रिक्शन देता है कुछ सर्कमस्टेंसेस में, क्योंकि उसके ऊपर में भी तो केसेस बनता है, डेफेमेशन के केस बनेगा, आईटी एक्ट के अंदर में केसेस बनेगा, अगर आप गलत वीडियोस लोग डाल देगा, किसी का प्राइवेसी को आप डाल देगा, तो कुछ राइट्स जो होता है जिसमें रेस्ट्रिक्शन होता है ह्यूमन राइट्स का अंदर में भी, जिसको हमें अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस होता है, जिसे हमें समझना होता है। तो दिस आर द बेसिक लाइक ह्यूमन राइट्स जो हम लोग एवरी डे और हर समय हम लोग ये सब राइट्स को हम लोग यूज करता है, जो कि हम लोग एक ह्यूमन राइट्स है कि हम कर सकता है। तो बेसिकली मेरा टॉपिक इसी के ऊपर था कि व्हाट ह्यूमन राइट्स क्या होता है, और आई होप कि मैंने आप सभी को, जैसे कि मैंने अभी टाइम देखा तो मेरा टाइम हो चुका है, सो आई होप कि मैंने आप सभी को एक जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है आपको समझ में आया हो, क्योंकि क्या होता है कि हम लोगों का हिंदी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए आई ट्राइड माय बेस्ट टू गिव लेक्चर लाइक इन हिंदी में। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया हो। थैंक यू। अब मैं शिल्पा जैन मैम से आग्रह करती हूँ कि वो हमारे समक्ष आए और ज्योति जुंगलूजू मैम के प्रति आभार व्यक्त करें। हेलो, नमस्ते मैम, रेस्पेक्टेड ज्योति मैम, रश्मि मैम एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स। काफी अच्छा लगा आपने जो बताया, लिटरली इन शॉर्ट में भी आपने काफी कुछ हमें नॉलेज दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू कहना चाहूंगी ज्योति मैम को कि उन्होंने इतना इम्पोर्टेंट टाइम हम लोगों के लिए निकाला और हम लोगों को इस चीज के लिए नॉलेज दिया। सेकेंड थिंग, मैं सारे ही मेंबर्स को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने अपना टाइम निकाल इस मीटिंग को ज्वाइन किया। हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा, लिटरली हम लोगों को नॉलेज भी बढ़ेगा। मैं 4 लाइन जरूर बोलना चाहूंगी। हर दिल की आवाज को सुनना है हमें, सच के लिए हर मोड़ पर रुकना है हमें, हक से बढ़कर कुछ भी नहीं इस जहां में, हर इंसान को इंसान बनाना समझना है हमें, हर इंसान को इंसान समझना है हमें। Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Jyoti ma'am, Rashmi ma'am, and all the members to joining and daring, sharing your thoughts. And let's do work with Jyoti ma'am and Rashmi ma'am and to protect all human rights to all. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. And nice to meet you. Same here, ma'am. Same here. Thank you so Over much. to you. अब मैं आप लोगों के सामने राष्ट्रीय, राज्य और जिला टीम के कुछ पदाधिकारियों के लिए से परिचित कराना चाहती हूँ। ये सभी संगठन के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जो अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं। आइए हम उनका स्वागत करें और उनके कार्यों की सराहना करें। तो मैं उनका नाम अभी बारी बारी से लूंगी, आप भी उनको जानें और समझें।
नाउ अब आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कंटिन्यू करें, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको जो भी क्वेरीज हो। बट हाँ, एचआरपीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ह्यूमन राइट से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं कि आप किस तरह से बिंग अ मेंबर ऑफ एचआरपीसी आप ह्यूमन राइट और लीगली उसको हाथ में रखकर आप कैसे हेल्प कर सकते हैं लोगों को। सो कंटिन्यू करें। शिल्पा जान मैम, आप प्लीज क्वेश्चन करें जिससे जिससे सारे लोगों को आंसर भी मिल जाए जो ह्यूमन राइट से रिलेटेड हो। Yes, please. मैम डेफिनेटली अभी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है सोशल मीडिया को लेकर के, जैसे सोशल मीडिया पे किसी ने अपना अकाउंट हैक कर लिया है, लाइक किसी गर्ल्स के फोटोज वायरल कर रहे हैं। अब वो बच्ची इस सिचुएशन में नहीं है कि वो एफआईआर लॉन्च करवा सके, और वो बेसिकली हमारे पास में आती है एज अ ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल की मैम आप हमारे अधिकारों की रक्षा करिए, क्या वो बंदा हमें परेशान कर रहा है, तो उसकी हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं, लाइक वो एफआईआर नहीं लॉन्च करवाए और हम लोग एचआरपीसी से उसकी हेल्प कर पाए। Okay. This question is for me. I thought that this question is for me. Yes ma'am, actually this is not related with HRPC, ये basically सभी human rights से related question है। अच्छा, कि हम उन लड़कियों के लिए क्या कर सकते हैं। कि जैसे अभी मैम ने बोला है कि अगर बाई चांस में जो लोग मैम आपका क्वेश्चन काइंडली रिपीट इट अगेन काइंडली प्लीज। मुझे लगा ये क्वेश्चन किस आपके लिए है, मतलब आप कुछ बता रहे लगा। सो सॉरी। No. My question is that कि कोई लड़की है, उसका अगर किसी लड़के ने अकाउंट हैक कर लिया है सोशल मीडिया अकाउंट, तो वो बंदी अगर एफआईआर नहीं करवाती है देन अपन उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं? मैम इसके लिए ना साइबर क्राइम का ऑनलाइन है, यू कैन गो नहीं, राइट, डायरेक्टली आप वहाँ पे कंप्लेन दर्ज कर सकता है। cyber.gov.in बोल के है, जहाँ पे आप डायरेक्ट आजकल प्रॉम्प्ट रिप्लाई मिल जाता है आपको। अगर इफ यू डोंट वांट टू गो पुलिस स्टेशन डायरेक्टली, अगर आप वहाँ कंप्लेन करते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि आप जो डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ पे सब कुछ मांगता है आपको कि आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से है, और आपको हर चीज जो फोटो जो उन लोग ने अपलोड किया है वो फोटोज को भी मांगता है, और अगर आपका जो हैक हो गया है उसका भी फोटोज का स्क्रीनशॉट मांगता है। जब आप ये सब दे देता है ना, वहाँ पे एनेक्स कर देता है ना, वो लोग क्या करते हैं उसको देखने के बाद में आपको कॉल करता है, एंड देन उन लोग आपको कनेक्ट कराता है वहाँ का लोकल पुलिस के साथ में। नहीं, अगर इन द केस अगर वो बच्ची अपना नाम एक्सपोज नहीं करना चाहती है, लाइक यस, तो वो नहीं कर सकते मैम, इट्स फाइन। अगर वो नहीं करना है, दिस इज नॉट मैंडेटरी, बिकॉज एज पर द लॉ अगर वो छोटा है, माइनर है, पोक्सो में डायरेक्टली बोला गया है कोई भी विक्टिम, पोक्सो क्या कोई भी लॉज में डायरेक्ट बोला गया है कि कोई भी विक्टिम का नाम आप रिवील नहीं कर सकता है, स्पेशली जो बच्चा है उसका तो और भी नहीं। मैम थैंक यू सो मच। मैं प्रमोद बोल उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। मैं मैम राजस्थान से है मैम। हेलो। हाँ प्रमोद बाल जी बोलिए सर। मैडम, हमारा जो संस्था है, अभी मैं जितना दिन अभी काम किया हूँ, और बाकी तो मैडम से मतलब आपसे तो पहली बार है अभी मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारा जब भी मतलब 24 से हमारा इधर में एचआरबीसी काम कर रहा है, तो हमको मतलब अभी इधर में क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा पूरा सपोर्ट करते हैं। तो इतना मतलब इतना कंप्लेन आता है मतलब हमारा पास, हमको मतलब आज जितना टाइम हो गया है कम से कम 300 कंप्लेन आया है। हमारा 80% काम भी खत्म हो चुका है लोगों को हेल्प के लिए। तो हमको मतलब आता है मतलब सब जो उड़ीसा का आदमी है, जो पीपल है, तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी आ रहा है। तो हमको सिर्फ मेरा ह्यूमन राइट का रिलेटेड में कुछ भी कंप्लेन नहीं है, क्योंकि हमने काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत कुछ करके मतलब धीरे धीरे करके हम सीख गए। ठीक है, तो हमारा जो टीम मेंबर्स हैं सारे, तो सब मेहनत करते हैं, तो मिलजुल के हमारा। प्रमोद पाल जी प्लीज, टाइम लिमिट है और ह्यूमन राइट से रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए जिससे सबको नॉलेज हो। आपकी बात नहीं करे, आप जो बात कर रहे हैं वो आप बाद में कनेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, अभी टाइम लिमिट है। ठीक है, किन्हीं को क्वेश्चन करना है उनको क्वेश्चन करने दीजिए। ओमवीर जी क्वेश्चन कर सकते हैं। विनोद जी, राइट, like I'm so proud of you because you are doing great job. You are doing great job. Obviously RPC से कभी ना कभी दिन आपको शायद
अवार्ड देंगे इन लोग, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जैसे मैंने सुना अभी। तो ऑब्वियसली HRPC इज फॉर दैट ओनली, जो लोग बहुत इनके लिए जो काम करते हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है, उसी को ही वो रेस्पेक्ट देने के लिए, वो चीज देने के लिए इन रिटर्न में। सो अवार्ड से ज्यादा बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो डेफिनेटली लास्ट टाइम भी इन लोगों ने एक अवार्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो HRPC के लिए काम करते हैं, उन सभी को इन लोग ने वो अवार्ड दिया था। तो आई होप कि नेक्स्ट टाइम आपका नाम जरूर वहाँ होगा। यस मैम, ही इज डूइंग गुड एक्चुअली। इन्होंने ना बहुत सारी जगह पे जो आंगनवाड़ी होता है ना, उसके लिए इन्होंने अप्लाई किया है, वहाँ पे आंगनवाड़ी स्टार्ट भी कराया। लाइक उधर से अप्रूवल भी आ गया है कि आंगनवाड़ी वहाँ पे चलेंगे। वाओ, नाइस नाइस। यस मैम। जी मैम, मैं मंगला चौरसिया जी मध्य प्रदेश से। नमस्ते जी। मैं यहाँ मंडला डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ये ट्राइबल एरिया है, यहाँ आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ पे हम यदि हमारे पास ऐसा कोई केस आता है जी, तो हम किस बिहाफ पे कहाँ पर जा सकते हैं? मैम किस टाइप का केस? MP का है मैडम, MP का। MP में मंडला डिस्ट्रिक्ट कान्हा किसली के पास में है। नो आई मीन आप किस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रही है, मतलब किस टाइप की प्रॉब्लम्स की बात कर रही है? ह्यूमन राइट्स वाले, यदि कोई लड़की को कोई प्रॉब्लम है, कोई महिलाओं को कुछ प्रॉब्लम आती है, तो हमारे यहाँ से एक थाना है, पुलिस थाना है, ह्यूमन राइट्स का कोई ऑफिस वगैरह नहीं है। वेबसाइट है जहाँ पे आप कंप्लेंट दर्ज कर सकता है, और इन लोग आपको HRPC जो ग्रुप है, जो टीम है, आपको शायद कांटेक्ट करेंगे और आपको वो जरूर हेल्प करेंगे। इनका अपना कि जब कोई FIR करने चाहते हैं, ठीक है, मैं बारी बारी से सबको बता तो नहीं सकती, वो भी आप एक बार में बता दो कि जब कोई FIR करने जाते हैं किसी केस में और पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा ही होता है कि पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है, तो इन दैट सिनेरियो कॉमन लोग जो है वो क्या कर सकते हैं? ये लोग जो है बिंग मेंबर और बिंग लाइक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, वो क्या कर सकते हैं? एक कॉमन पीपल भी एंड दोनों। हाँ, नहीं, जब आपका FIR नहीं लेता है, सबसे पहले तो हम क्या करता है, ऑफिसर इंचार्ज को FIR लिखता है, उसको एड्रेस करते हुए। जब ऑफिसर इंचार्ज मना कर देता है तो यू कैन गो फॉर DCP एंड ACP, जो भी है, जो अपर है, उसको एक बार देना है। अगर वहां भी आपका रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, यू कैन गो टू डायरेक्टली कोर्ट। पहले तो सेक्शन 156 क्लोज 3 उसके अंदर में होता था, बट नाउ द सेक्शन हैज बीन चेंज। जैसे आप लोगों को पता है कि अभी चेंज हो गया है बेयर एक्ट, राइट? तो अभी जो नया है उसके अंदर में 175 क्लोज 3 BNSS में आप जा सकता है, जहां पे अगर आपने सेटिस्फाई कराया कोर्ट को कि आपका कंप्लेंट को लेना चाहिए, तो कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है कॉग्नाइजेंस लेने के लिए। पुलिस को बोल सकता है कि इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर में करने के लिए, और इसको प्रॉपर वे से इन्वेस्टिगेशन लेके जाने के लिए कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है। सो दिस इज द वे यू कैन डू इट। लेकिन आप कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप IAO का पास चला गया, आप पुलिस स्टेशन चला गया, जब वहां मना कर देगा आप डायरेक्ट कोर्ट जाएगा, ये कभी नहीं करना है। क्योंकि कोर्ट भी हमेशा यही पूछता है कि आपने जो उससे बड़ा, जो SP DCP जो भी होता है, ACP जो भी होता है, आप उनको भी आपने भेजा कि नहीं भेजा। It can be in post office, through the post office also, लेकिन उसको एड्रेस करके भेजना है। अगर वहां से कुछ रेस्पॉन्स नहीं आता है, then you have a right to go to court। वो एप्लीकेशन डाल के आप अपना कॉग्नाइजेंस ले सकता है। अगर आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर पाया कि आपका जो FIR है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि करना चाहिए, तो कोर्ट डायरेक्ट कर देते हैं पुलिस को कि आप इसके ऊपर में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए। मैम कोर्ट में जाने के लिए फिर एडवोकेट की जरूरत होती है, एंड समटाइम्स एडवोकेट ना लाइक मिसयूज कर देते हैं, उनसे चार्जेस ले लेते हैं, बट उनका काम नहीं हो पाता है। जनरली जो जो अर्न नहीं कर पाते सही से, उनके साथ ऐसा ही होता है कि उनके सारे पैसे उसी में चले जाते हैं। Yes, I do understand that। लेकिन एप्लीकेशन है वो इतना बड़ा एप्लीकेशन नहीं है, वो एक हियरिंग में भी हो जाता है। It takes only 1 hearing, 2 hearing में भी हो जाता है। It's depend upon the district to district कि हर डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से केसेस लिया जाता है। लेकिन ये इतना बड़ा चीज नहीं है, ये एक हियरिंग में जज सुनने का, अगर आपने सेटिस्फाई कर दिया कि why it is very important, तो कोर्ट डायरेक्ट कर देगा पुलिस को, आपका एप्लीकेशन वहां खत्म हो जाता है। जो फीस आप नहीं दे पाता है, तो देयर आर लीगल एड्स आर देयर, मतलब बहुत सारे लीगल एड्स है, आप उसके पास जाके हेल्प ले सकता है। जो हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में होता है लीगल एड्स, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है हेल्प।
तो वहां भी आप जाके एक एडवोकेट ले लीजिए, वो इतना लंबा वाला नहीं है, वो 1-2 हियरिंग में खत्म हो जाता है। ठीक है मैम, थैंक यू। दिगंत जी आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए, माइक ऑन कर ले। जय हिंद मैम। जय हिंद। आपका डिस्कशन रहा बहुत ही बढ़िया रहा। आज बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और आप ये नॉलेज, के पास जो नॉलेज था वो भी मुझे मिला है, जो भी मुझे मिला मैं भी लैपटॉप पर ही मैं उसको लिख ही रहा था, ताकि क्या कि मुझे नेक्स्ट टाइम में भी अच्छा रहे, किसी को समझा ना हो तो भी। और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कि ह्यूमन राइट्स के बारे में किसी को क्या बताता रहता हूँ, और उनको अवेयर करता रहता हूँ कि किस तरह से क्या है क्या नहीं। और मानवाधिकार तो बहुत ही जरूरी है, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है पहले से ही, दैट्स व्हाई। So thank you for this information to us. Thank you, ma'am. थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद मैम। जय हिंद। मुझे अच्छा लगा आप सभी को आज यहाँ पे मिलके, लाइक सबको देख के अच्छा लगा कि इतना लोग जुड़ा हुआ है, और हमारा जो मीटिंग है वो इतना सक्सेस हुआ। आई वुड कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द HRPC टीम जिन्होंने ये मेहनत करके आज आप सभी के साथ में मुझे कनेक्ट कराया। तो जब आप दूसरे जगह से लोग को मिलता है ना, तो अच्छा लगता है। तो आप सभी को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सो इफ यू हैव, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आई एम सॉरी, थोड़ा सा मेरा हिंदी थोड़ा गड़बड़ है, मैं अभी थोड़ा नहीं बोल सकती हूँ अच्छा से, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू अ प्रॉपर जो भी है मैं दे पाऊँ। लाइक हेलो, कैसे है मैम? मैं ठीक हूँ मैम, थैंक यू। आई होप यू। मैं गुजरात से बोल रही हूँ, अमरेली जिले से। जी मैम। मुझे आपको ये पूछना था कि अभी जो हमारे घर में कोई रिलेटिव को प्रश्न होता है, कोई लेडीज को, तो हम उस पर कोई केस कर सकते हैं क्या? क्या बोला मैम? आपका आवाज ब्रेक हो रहा था मैम। हमारे घर में भी कोई रिलेटिव, माने कि हमारी छोटी ननंद हो या कोई भी को, हमारे घर में ही प्रॉब्लम हो, तो हम उस पर केस, उस ससुराल पर केस कर सकते हैं क्या? Yes, ma'am, definitely. Domestic violence is there. Domestic violence में the Domestic Violence Act आप ऐसे लोगों के लिए ही बनाया गया है, तो आप कर सकता है मैम। वो हमसे कहती नहीं है कुछ भी, और ससुराल वाले सब भी उस पे छोटे मोटे टॉर्चर करती रहते हैं, और मार भी मारते हैं उसको, और वो हमको बोलती नहीं, तो हम डायरेक्टली पुलिस को लेके वहां जा सकते हैं क्या? मैम इस रिगार्डिंग ना आप HRPC में कंप्लेन कर सकते हैं। और पहली बात, जो बोलती नहीं है ना, सबसे पहले वो अगर कंप्लेन करने के लिए रेडी है, वो बोलेंगे कि आप कंप्लेन करो, तभी आप कंप्लेन कर सकते हो, खुद अपने साइड से नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू मैम। इसी बात से मुझे एक क्वेश्चन रिमाइंड हुआ है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस ना सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होता है, बॉयज के साथ भी होता है, ठीक है? तो लेकिन किसी को भी पता नहीं है वो क्या कर सकते हैं, और जनरली है भी नहीं ऐसे कोई लॉ। तो अगर कुछ है ऐसा लाइक स्ट्रांगली, अगर वो उस पर एक्शन ले सके या कुछ ऐसा कि उनको हेल्प मिल सके, तो वो आप बता दो। हाँ जरूर, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन ना बहुत लोगों का है, स्पेशली मेन जो मर्द लोग है, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है कि उनके लिए डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है एक्ट, मतलब लाइक ऐसा कुछ नहीं है जो उन लोग केस दे सकता है। लेकिन आपका मेंटल हरेसमेंट में तो दे सकता है ना, मेंटल हरेसमेंट आपका साथ थ्रेटनिंग हो रहा है, वो सब का बहुत सारा सेक्शन है। आप कंप्लेंट दे सकते हैं पुलिस स्टेशन में जाके कि मेरा साथ में मेंटल हरेसमेंट हो रहा है, मेरा साथ में टॉर्चर हो रहा है, ये बोल के आप कंप्लेंट दे सकता है। मेंटल हरेसमेंट का भी एक अपना सेक्शन है, आपको जो है, जो अभी BNSS में जो निकला है और BNS में निकला है, तो उसके अंदर भी दे सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि आप डोमेस्टिक वायलेंस में ही देना है, आप अलग लॉस में भी आप दे सकता है। लेकिन दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये हर आदमी का एक क्वेश्चन होता है, और हर जगह में ये चीज है कि जो लड़का का साथ होता है तो उनके लिए तो कुछ है ही नहीं, जब लड़की का साथ है तो उनके लिए है। बट मुझे लगता है कि जब आप केस बनाना होता है ना मैम, कहीं से भी आप बना सकता है। जैसे मैंने अभी बताया, मेंटल हैरेसमेंट तो है, आपको टॉर्चर तो है, आपको इंजरी, वॉलंटरी इंजरी क्या, वो सब का तो सेक्शन है, तो आप जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकता है उनके खिलाफ। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें लाइक वाइफ ने हस्बैंड को टॉर्चर किया है, एंड देन हस्बैंड ने वाइफ को टॉर्चर किया है, और वो जाकर फिर पुलिस को कंप्लेंट भी वाइफ ही कर देती है।
हाँ, वाइफ ने हस्बैंड को टॉर्चर किया और वाइफ जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर देती है कि हस्बैंड ने ऐसा किया है, एंड देन पुलिस हस्बैंड को उठा के ले जाती है एंड फिर उनको टॉर्चर करती है। तो वो इससे कैसे सेव हो सके? ये नहीं, सी डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ होता है तो वो फाइट करना ही पड़ेगा, वो अपना प्रूफ करना पड़ेगा कि whatever happened was because that lady ने किया है। तो वो उसमें हाँ वो अपना फाइट कर सकता है कि जो भी है। बहुत सारा ऐसा केसेस है जो जजमेंट हुआ है जो लड़का का फेवर में भी है। बहुत सारे जजमेंट है जो आजकल लड़का का फेवर में आता है क्योंकि औरत लोग फॉल्स केस डालता है। या फॉल्स केसेस बहुत सारे बहुत सारा है। तो आपका ये क्वेश्चन भी सेम है कि अगर उसके साथ ऐसा होता है तो ही हैज टू फाइट इट, ही हैज टू फाइट बैक। हाँ, पहले अगर उसने कंप्लेन कर दिया कि लड़की हमको ऐसा ऐसा करता है तो दैट इज अ डिफरेंट केस, बट उसने कंप्लेन भी नहीं किया लेकिन लड़की ने उसको टॉर्चर करके फिर लड़की खुद से जाके कंप्लेन कर दिया, तो ही हैज टू प्रूव इट ना कि मेरा साथ में गलत हुआ है जबकि लड़की का साथ नहीं हुआ है। तो और बेल तो उसी समय मिल जाएगा। इट इज नॉट दैट बट पुलिस को भी थोड़ा सोचने की जरूरत है क्योंकि वो डायरेक्टली टॉर्चर करने लगते हैं इन दैट केस। यस यही होता है। हाँ डेफिनेटली, इसलिए तो बोलते हैं लो लड़कियों के लिए ज्यादा है, इसलिए तो लोग गुस्सा होता है। दिस इज द रीजन। थैंक यू ज्योति मैम। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप इतने कम समय में यहाँ पे थैंक यू मैम। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और थैंक यू बोलकर आप लेफ्ट होते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। बहुत सी जानकारी मिली हमें। थैंक यू बोलकर लेफ्ट होते हैं। मैम धन्यवाद। हाँ जी, और थैंक यू मैम, धन्यवाद मैम। कांटेक्ट कर सकते हैं।